सो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आपका आशीष सर, फिजिक्स टीचर। सो गाइज आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो यार आज अपन एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं साइंस का, क्लास 9th का साइंस का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखो यार वैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक फिजिक्स का पार्ट है, सो एज अ फिजिक्स लेक्चर अपन इसको रखे हैं। दूसरी चीज गाइज, अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का हमारा क्लास 9th का 10th का किसी भी टाइप के नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, समरी चाहिए इंग्लिश हिंदी का, हमारी वेबसाइट edogrone.in पे जाइए, आपको वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको एनसीईआरटी बुक लॉकडाउन की वजह से आप नहीं खरीद पा रहे हो बट आपको बुक की पीडीएफ चाहिए, वो भी हमारी वेबसाइट पे एनसीईआरटी वाले सेक्शन में एनसीईआरटी बुक इन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे यार आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमने जो नोट्स रेडी किया है ना हर चैप्टर वाइज, वो नोट्स लाख गुना ज़्यादा अच्छा है एक एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करने की, आप तो हमारे नोट्स को देख लो, दैट्स ऑल। ठीक है, सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो देखो बच्चा लोग क्या कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन। अपन ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 था हमारा मोशन। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था उसमें जो टर्म्स आए थे, जो मोशन किसके बेस्ड पे हमने पढ़ा था, मोशन इन द बेस्ड ऑफ बॉडी के पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और उसके एक्सीलरेशन के बेस पे हमने मोशन को पढ़ा था। बट कभी आपने ध्यान दिया, ठीक है, बट कभी ध्यान दिया आपने कि यार जो मोशन हो रहा है वो अपने आप तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, बॉडी मोशन हो रहा है तो उस मोशन के रिस्पेक्ट में आपने उसकी पोजीशन के बारे में देख लिया, उसकी वेलोसिटी आपने देख लिया, उसकी एक्सीलरेशन पढ़ लिया। बट कभी आपने सोचा यार कि वो मोशन क्यों हो रहा है? बिकॉज उस पर कोई भी चीज रेस्ट में है तो अगर वो मोशन में आएगी तो यानी कोई ना कोई उस पर फोर्स लग रहा है, तभी वो मोशन में आ रही है। ऐसे जादू से नहीं हो जा रहा है ना। तो यार वही फोर्स जो है, उस फोर्स के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था। वी हैव नॉट एट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन। जब तक वो चैप्टर चीजें मोशन, जब साइंटिस्ट मोशन को पढ़ रहे थे ना, तब उनको ये नहीं पता था। उनको पता था कि वेलोसिटी हो रहा है, इसको वेलोसिटी कहते हैं, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्टेंस कहते हैं। बट उस टाइम पे साइंटिस्टों को ये नहीं पता था कि यार फोर्स की वजह से मोशन होता है। फोर्स के बारे में किसी को नहीं पता था। बाद में आगे जाकर डिस्कवर हुआ कि यार भैया ये जो मोशन हो रहा है, इसका ये हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स, है ना। व्हाई डज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम? क्यों बॉडी जो है टाइम के साथ क्यों उसकी स्पीड चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ फोर्स। कहां से आ रहा है वो फोर्स, है ना। अब बाइक की एग्जांपल ले लो, बाइक आप चला रहे हो तो बाइक में पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल से इंजन चलता है, इंजन का जो पिस्टन अप डाउन होता है उससे शाफ्ट रोटेट होता है, ठीक है, फ्लाई व्हील रोटेट होता है। फ्लाई व्हील के रोटेट होने से आपकी पहिया रोटेट होती है, व्हील्स रोटेट होती है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे चल रही है ना। फोर्स लग रहा है ना, पेट्रोल बर्न कर रहा है, आपकी बाइक में पेट्रोल बर्न कर रहा है, उस बर्निंग से पिस्टन पे जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से पिस्टन अप एंड डाउन, ठीक है, डाउन एंड अप हो रहा है फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से व्हील रोटेट हो रहा है और गाड़ी चल रही है। तो वो फोर्स है ना। तो क्या होता है फोर्स? तो फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स दैट एनेबल्स अस टू डू एनी वर्क। कोई भी वर्क स्टार्ट करने के लिए अपन को फोर्स लगाना। अब मैं बोल रहा हूं ना, बोलने के लिए भी मेरा जो ये वोकल कॉर्ड्स वाला पार्ट है ये प्रेस हो रहा है, दब रहा है, तब मैं बोल पा रहा हूं। दब रहा है, हट रहा है, दब रहा है, हट रहा है, मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं अपने गले के जो मसल्स हैं उनको फोर्स लगा रहा हूं, तभी मैं बोल पा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं तो हाथों में फोर्स लगा रहा हूं, तब मैं लिख पा रहा हूं, है ना। सो टू डू एनीथिंग आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। यही तो है फोर्स, है ना। तो जनरली फोर्स का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप सिंपल सा बोलना, पुल और पुश इज इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को पुल करना या किसी चीज का पुल करना या किसी चीज को पुश करना, यही तो है फोर्स, है ना। एग्जाम्पल, टू ओपन द डोर, डोर को ओपन करना, यानी डोर को आप क्या कर रहे हो? डोर को पुल कर रहे हो। आइदर वी पुश और पुल, डोर को ओपन करना है। ओपन कैसे? डोर को आप कभी क्या करते हो? पुश करके। कभी गए होगे ना शीशे वाले डोर में, कभी पुश करके ओपन होता है डोर, तो कभी पुल करके डोर ओपन होता है। वो डिपेंड करता है कि यार दुकान वाले ने पुशिंग और पुलिंग के अलग सिस्टम लगाया है
है ना। अ ड्रॉयर इज पुल्ड टू ओपन एंड पुश्ड टू क्लोज। ये ड्रॉर है, यहाँ पे घर में ड्रॉर होगा तो उसको आप क्या करते हो, पुल करते हो। तो पुल करने से क्या होता है, ड्रॉर आपका खुलता है, और पुश करने से ड्रॉर आपका बंद होता है ना। ओके तो आपको कुछ चीजें आइडिया हो गई फोर्स का। और देखो आप हॉकी स्टिक से जब बॉल को आप मारते हो तो यानी फोर्स लगा रहे हो। ये स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग को आप कोई भी स्प्रिंग को खींचोगे तो उसकी क्या होगी, लेंथ चेंज होगी, फिर आप छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस से, ऐसे इसमें भी कोई फोर्स लगा रहे हो। आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करो, जैसे ये बॉल है, इस बॉल में मैंने दोनों तरफ से हाथ से प्रेस किया तो बॉल की क्या शेप चेंज हो गई, चिपटा हो गया, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। ये सब क्या है, ये सब फोर्स है ना। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, वो इंसानी फोर्स हो, चाहे मैकेनिकली फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकली फोर्स हो, है ना, चाहे कोई धक्का मार दे, फोर्स फोर्स फोर्स। क्लियर है। चलिए आगे हम क्या बात करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स के। अब ये फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है ये देखेंगे। वैसे तो आपने 8th क्लास में भी इस टॉपिक को पढ़ा है, फिर भी अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन, क्या है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट। हाँ इस पर गलत है, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, है ना, मोशन। कोई मान लो कोई बॉडी स्टेशनरी रखा हुआ है रेस्ट में, तो आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगा, है ना। जैसे ये मान लो ये बॉल रखा हुआ है रेस्ट पे, आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये बॉल क्या हो जाएगा, मूव होके यहाँ पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स, है ना। एग्जाम्पल, अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाई किकिंग बाई अप्लाइंग फोर्स। आप फुटबॉल रखा हुआ है जमीन पे, उसको आप किक करोगे तब तो वो मूव करेगा, किक कर रहे हो यानी आप फोर्स लगा रहे हो। अगला है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आप उसमें फोर्स लगा के उसको रोक सकते हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, कोई फुटबॉल आपकी तरफ आ रहा है तो आप क्या करते हो, पैर से उसको रोकते हो ना पहले, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करते हो और फिर किक करते हो। तो देख रहे हो बॉल मोशन में आ रहा है, आप उसको पैर से रोक के उसको रेस्ट में कर दिए, तो फोर्स लगा रहे हो ना। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी कर सकता है। पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, आपने फोर्स लगाया पेंडुलम रुक गया, है ना, लाइक दैट। ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है ना। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम, फोर्स जो होता है वो किसी भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे ही देखो हॉकी बॉल इधर से आ रहा है ना, आपने अपने हॉकी स्टिक से इसको पकड़ा और फिर इसका डायरेक्शन इधर की ओर मार दिया, तो ये डायरेक्शन फोर्स, आपने फोर्स लगाया और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज किया। तो फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो उतना नहीं, बट 11th-12th का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है एग्जांपल, बाय अप्लाइंग फोर्स बाय मूविंग हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाय। अब आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, है ना, साइकिल चला रहे हो, आपको टर्निंग आया तो टर्निंग पे आप मोड़ने के लिए फोर्स लगाते हो, तब तो साइकिल का हैंडल टर्न होता है, वरना सीधे घुस नहीं जाओगे गलियों में, है ना, तो ध्यान देना। अगला है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑफ बॉडी। मूविंग, किसी भी मूविंग होते हुए बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को आप फोर्स की हेल्प से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, आप किसी को साइकिल सिखा रहे हो, आप किसी को साइकिल सिखा रहे हो, बच्चा बैठ गया साइकिल पे, है ना, साइकिल पे बच्चा बैठ गया, अब वो भाई भगा रहा है, है ना। अब वो ढलान पे, मान लो ढलान एरिया है, उस पर वो ढुलता जा रहा है लाइक दैट, है ना। अब उसकी स्पीड बढ़ गया, वो चिल्लाने लगा, अरे पापा बचाओ, पापा बचाओ। तो पापा क्या करते हैं, आकर थोड़ा सा साइकिल को सपोर्ट देते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी स्पीड एकदम, कभी कभी क्या करते हैं, पकड़ के एकदम रोक ही देते हैं, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा पकड़ के उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो फोर्स की हेल्प से अपन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ढकेल देंगे तो तेज से ज्यादा हो जाएगा, है ना। नाउ आखिरी है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल देख लो ना, ये एग्जांपल देख लो, बॉल है, बॉल में आपने दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, दोनों बॉल चिपटा, बॉल का शेप चेंज हो गया ना, लाइक दैट। अब देखो एक चीज और समझो, टेंसाइल फोर्स को जरा समझो कैसा होता है। टेंसाइल फोर्स, मान लो ये बॉडी है, एक तरफ इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो और इधर से इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्सेस को अपन कहते हैं टेंसाइल फोर्स। और कॉम्प्रेसिव फोर्स कैसा होता है, याद रखना इसको, कॉम्प्रेसिव फोर्स कैसा फोर्स होता है, कॉम्प्रेस करना, सॉरी उल्टा बना दिया, ओहो सॉरी, दिस इज नॉट अ टेंसाइल फोर्स, ठीक है, मिस्टेक हो गया ये। दिस इज टेंसाइल मतलब खींचना। मान लो ये बॉडी है, इस तरफ से बाहर की तरफ और इधर से भी बाहर की तरफ, दैट इज टेंसाइल फोर्स।
वहीं कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो इधर से भी चिपटा कर देना, इधर से भी चिपटा कर देना, इस तरीके। फोर्स का डायरेक्शन अगर अपोजिट में है इट मींस टेंसाइल फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन अगर एक ही तरफ है, देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, लाइक दैट, है ना, देन इससे क्या होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो इस तरीके से बॉल की तरह चिपटा हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। टेंसाइल फोर्स की वजह से भी क्या हुआ, फोर्स लगाया तो ये बॉडी थोड़ा लमड़ गया, रबड़ ले लो, रबड़ थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, इलास्टिक आ गई। तो टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होते हैं। हर बॉडी में कभी टेंसाइल या कभी कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता ही लगता है ना, याद रखना इस चीज को। चलिए चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th का। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही साथ हमने फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है ये हमने देखा था। नाउ आज स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बट यार बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को समझने से पहले कुछ इसके बेसिक टर्म्स को हमें समझना होगा, तभी हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो वो टर्म्स क्या है उसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यार उसको देखा जाए। तो देखो जनरली पहले अपन डिस्कस करते हैं टेंसाइल, है ना, टेंसाइल फोर्स। अच्छा इससे भी पहले अपन क्या डिस्कस करते हैं, फोर्स को थोड़ा समझते हैं। फोर्स क्या होता है, अपन ने पहले पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, है ना। फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आप आगे चल के पढ़ोगे, है ना। अब हर चीज की यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो, मीटर में या किलोमीटर में, ऐसे ही मेजर करते हो ना। स्पीड को किस चीज, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट, या किलोमीटर पर आवर। टाइम की बात करें, टाइम की ऐसा यूनिट क्या, टाइम को आप किससे मेजर करते हो, किस यूनिट से, सेकंड से मेजर करते हो टाइम को, मिनट से मेजर करते हो टाइम को, और आवर्स के साथ भी मेजर करते हो टाइम्स को। उसी तरीके से फोर्स का भी यूनिट होता है जिसे अपन न्यूटन कहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने ही इस फोर्स को डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम से अपन फोर्स का यूनिट रखे हैं न्यूटन। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या क्या होती है, लाइक 10 न्यूटन फोर्स लगा है बॉडी पे, 15 न्यूटन फोर्स लगा है, 20 न्यूटन फोर्स लगा है बॉडी पे, 60 न्यूटन फोर्स लगा है। इस तरीके से हम इसकी मैग्नीट्यूड को पढ़ते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्लियर हो गया, क्या होती है फोर्स की यूनिट, न्यूटन, ठीक है। तो किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगा है तो उसको अपन ऐसे बोलते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, 15 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 60 न्यूटन का, ऐसे अपन फोर्स को की यूनिट से फोर्स की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं। नाउ अब डिस्कस करेंगे टेंसाइल फोर्स को। टेंसाइल फोर्स को थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है, और एक तरफ अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्रेसिव फोर्स। टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स को डिस्कस करते हैं। अब देखो ध्यान से, सो देखो मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है ना। इस बॉडी पे इस तरफ एक फोर्स लगाओ और इस तरफ एक फोर्स लगाओ, तो ऐसे फोर्स को अपन कहते हैं टेंसाइल फोर्स। यानी जैसे ये पेन है, ये पेन लिया मैंने, इस तरफ पकड़ा, इस तरफ पकड़ा, और पीछे की ओर, बाहर की ओर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बाहर की ओर लगने, दोनों तरफ से, इधर भी बाहर इधर भी बाहर, ये फोर्स को अपन कहते हैं टेंसाइल फोर्स, ठीक है। नाउ कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स को थोड़ा जरा सा देखो। मान लो ये बॉडी है, ये अपोजिट फोर्स इधर और इधर, इस तरीके से फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है, देन इसे अपन कॉम्प्रेसिव फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यार, ये टेंसाइल फोर्स की वजह से कुछ इफेक्ट होता है, बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से भी कुछ इफेक्ट होता है, बॉडी में कुछ चेंजेस होता है। देखो किसमें क्या चेंजेस होता है, आइए बताता हूं। देखो जब हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या होगा, इलोंगेट होगा ना। आप रबर ले लो, है ना, देखो आप रबर ले लो, रबर को इस तरीके से स्ट्रेच करो तो रबर क्या होगा, स्ट्रेच होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से आपकी जो बॉडी है उसकी क्या होगी, अब इसको खींचोगे तो इसकी विड्थ कम होगी और इसकी लेंथ बढ़ेगी, इस तरीके से, है ना, दोनों तरफ इस तरीके से, है ना। तो पहले इसकी विड्थ मान लेते हैं, अगर पहले इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर थी तो स्ट्रेच होने के बाद अब जो इसकी विड्थ रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, मान लो 1 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन पहले जो इसकी लेंथ थी, अगर अपन लेंथ मानते 5 सेंटीमीटर थी, स्ट्रेच होने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। यानी अगर एक तरफ लेंथ बढ़ रहा है तो उसकी विड्थ कम हो रही है। ऐसा ही होता है ना जब भी हम किसी चीज की स्ट्रेच करते हैं तो ये कुछ चेंजेस होता है टेंसाइल फोर्स की वजह से। और वहीं हम कॉम्प्रेसिव फोर्स की बात करेंगे, तो दोनों तरफ से कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इस टाइम पे इसकी विड्थ बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी।
लेंथ कम हो जाएगी और विड्थ बढ़ जाएगी। इस तरीके से ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद आपका इस तरीके का दिखने लगेगा। उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, मान लीजिए पहले जो विड्थ थी वो 5 सेंटीमीटर थी, सॉरी लेंथ जो 5 सेंटीमीटर थी, अब ये 2 सेंटीमीटर हो गई। और पहले इसकी जो हाइट थी पहले कितनी थी, मान लेते हैं इसकी पहले हाइट 3 सेंटीमीटर थी, तो अब फोर्स लगाने के बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, लाइक दैट। तो ये चेंजेस होता है टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव फोर्स में। आप स्प्रिंग को देख लो ना, स्प्रिंग शुरू में इस तरीके से एकदम चिपका रहता है, आप इसमें टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग क्या होता है, इलोंगेट होके स्प्रिंग कुछ इस तरीके से हो जाता है। और वही कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग आपका कुछ इस तरीके का हो जाता है ना, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाने की वजह से। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स। आई होप यार आपको ये टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव फोर्स का फंडा क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम समझेंगे रिजल्टेंट क्या होता है, जरा इसको देख लेते हैं रिजल्टेंट क्या होता है। नाउ अब रिजल्टेंट क्या होता है, देखो ध्यान से। मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई बॉडी, इस बॉडी पे आपने इधर से फोर्स लगाया और इस बॉडी में आपने इधर से भी फोर्स लगाया। कितना, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से बॉडी में 20 न्यूटन फोर्स लगाया। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन को लेना समझो। अब यहां पे फोर्स की डायरेक्शन को किसको प्लस लें किसको माइनस लें, ये आप पे बच्चा लोग, आप पे डिपेंड करता है। आप ले लो, जैसे मैं बोल दिया कि अगर इस तरीके से फोर्स है तो अपन इसको अगर आप प्लस ले रहे हैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो फोर्स लग रहा होगा तो उसको आपको ऑटोमेटिक माइनस लेना होगा, है ना। अगर आप इसको प्लस ले रहे हो तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, ये भैया याद रखना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इधर साइड से जो फोर्स आ रहा है उसको प्लस में ले रहे हो तो इधर वाले को माइनस में ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअली बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबका एडिशन, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे इधर से लग रहा है F1, इधर से लग रहा है F2, इधर से लग रहा है F3, इधर से लग रहा है F4। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स यानी क्या होता है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी। बट यहाँ पे देखो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपने मान लिया कि इधर पॉजिटिव लोगे तो इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको जो ये प्लस हो गया 10 न्यूटन और ये माइनस में, ये प्लस में 10 न्यूटन और ये माइनस में 20 न्यूटन, यही हो जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना आया, -10 न्यूटन, है ना। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इट्स इंडिकेट कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ हो रहा है। और ये 10 न्यूटन दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, यानी माइनस वाले डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है। रिजल्टेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है या 0 से कम अगर आ रही है, इट मींस बॉडी मूव कर रही है। तो यहां पे रिजल्टेंट की वैल्यू जो है, ठीक है, -10 आया है, 0 से कम आया, ठीक है। ऐसे नहीं लेते हैं, वैसे माना जाता है अगर रिजल्टेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, इट मीन्स जो बॉडी है वो मूव कर रहा है, बॉडी जो है आपकी किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो माइनस और प्लस जो आपने लिया था वो इंडिकेट इससे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 माइनस में 10 न्यूटन आया, तो माइनस आपने ये डायरेक्शन, यानी बॉडी जो है, ये बॉडी जो है 10 न्यूटन की फोर्स से ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। बॉडी 10 न्यूटन से इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यही है आपका रिजल्टेंट फोर्स, यही होता है। एक और एग्जांपल में समझाता हूं रिजल्टेंट फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक बॉडी है ना, इस डायरेक्शन में आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब बताओ बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इधर जाएगी, बॉडी इस तरफ जाएगी, या बॉडी इस तरफ जाएगी। वैसे तो देख के ही बता सकते हो, जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है उधर ही बॉडी जाएगी, है ना। बट अपन इसको फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, मैं मान लेता हूं, मैं इस डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूं, तो ये डायरेक्शन जो है ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। तो 30 न्यूटन ये हो जाएगा प्लस में और ये -20 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करोगे तो 30 में से 20 गया 10 न्यूटन, वो भी प्लस का साइन, तो 10 न्यूटन, यानी बॉडी
प्लस साइड, यानी इस आपने प्लस साइड ये डायरेक्ट, तो बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, बॉडी आपकी इधर आ जाएगी 10 न्यूटन से, है ना। यही है रिजल्टेंट डायरेक्शन बताता है यार बॉडी किधर मूव होगी, है ना। अब कुछ केस ऐसा होता है कि रिजल्टेंट जीरो आता है। रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट जीरो का मतलब होता है जो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड है। यानी अगर मान लो ये बॉडी है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी बॉडी में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और ये है बॉडी का सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो बॉडी ना इस तरफ मूव करेगी ना इस तरफ मूव करेगी, क्योंकि रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आपने अगर इस डायरेक्शन को प्लस लिया है तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस में लेना होगा, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट जीरो। तो रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब बॉडी अपने सेंटर पॉइंट से, अपने पॉइंट से ना लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में, वो अपने पोजिशन पे ही रेस्ट रहेगा। किसी भी बॉडी पे अगर बैलेंस फोर्स लगता है, इट मींस बॉडी विल बी एट सेम पोजीशन, ठीक है। सो यार आई होप ये जो बेसिक टर्म है आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फोर्स। तो टाइप ऑफ फोर्स में हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को समझेंगे। तो देखो यार बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है। नाउ इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। अगर किसी बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है, अगर उस अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट अगर 0 आता है, इट मींस बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है। बॉडी आपका बैलेंस्ड रहेगा। एग्जाम्पल की तौर पे ले लिया जाए, in a tug of war, if both the team apply similar magnitude of the force in opposite direction, rope does not move in either side। ऐसा ये पता होगा ना, ये इस तरीके से अपन पट्टी बांध लेते हैं, कुछ बंदे इधर खड़े हो जाते हैं, है ना, कुछ बंदे इधर खड़े होकर रस्सी खींचते हैं, कुछ बंदे इधर से रस्सी खींचते हैं, है ना, इसी को अपन ये वाला गेम बोलते हैं। तो अब ये मान लीजिए ये बंदा जो है इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और इधर के जो बंदे हैं, 2 बंदे, ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो ये मूव होगा क्या अपने पोजीशन से? ये अपने पोजीशन से मूव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दोनों तरफ सेम लग रहा है, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इफ रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो बॉडी, इट मींस उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये चीज। नाउ बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉजेस एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी का कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होता है। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। नाउ बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, ठीक है, मैंने ये चीज मान लिया कि आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आपने इधर से भी 10 न्यूटन लगाया और इधर से भी 10 न्यूटन लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स 10 - 10 0 हो गया। रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। इसका मतलब बॉडी जो है अपने पोजीशन से ना इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। लेकिन फोर्स तो लगा रहे हो ना, तो उस फोर्स की वजह से कुछ तो होगा बॉडी में। यस, बॉडी का शेप चेंज हो सकता है। जैसे मैंने टेंसाइल फोर्स से बताया ना, इलोंगेट हो जाना या फिर कंप्रेस हो जाना, बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट जो सेंटर पॉइंट है बॉडी का, वो ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में, बॉडी मूव नहीं करेगा, बट देयर शेप एंड साइज विल बी अ चेंज बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेस, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी का शेप एंड साइज भले चेंज हो जाए, बट उसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, अब देखो ये टेबल पे एक बुक रखा है। अब इस बुक में आपने इधर की तरफ मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या बॉडी अपनी पोजीशन से हिलेगा? क्या रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? मैं मानता हूं इस डायरेक्शन को प्लस, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो ये +10 और ये -10, ये आ गया 0। इट मीन्स बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। बट इन फोर्स की वजह से ये हो सकता है कि बॉडी की थोड़ी सी विड्थ और लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाए, है ना। इस फोर्स की वजह से थोड़ी बॉडी की विड्थ और लेंथ चेंज हो जाए, उसकी शेप चेंज हो सकती है ना। यही है हमारा बैलेंस फोर्स बच्चा लोग। नाउ अनबैलेंस फोर्स को डिस्कस करते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स क्या है? तो देखो ध्यान से, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन 0, जो रिजल्टेंट आप बॉडी पे जो भी अप्लाइड फोर्स लग रहा है
उसका अगर आप रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है। अच्छा, आगे का प्लस माइनस नहीं देखना है, प्लस माइनस तो बताता है यार उसकी डायरेक्शन क्या है, वो नहीं देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है, बस मैग्नीट्यूड देखो, फोर्स की वैल्यू देखो, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। अगर 0 से ज़्यादा है रिजल्टेंट, इट मीन्स बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, और जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा बॉडी उसी तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, an object in rest can moved because of applying unbalanced force, because of applying unbalanced force। तो कोई भी बॉडी, दुनिया में कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, इसके मतलब है उस पर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तभी बॉडी मूव कर पा रहा है। नहीं तो बैलेंस फोर्स से ना दुनिया पूरी रेस्ट होती। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ बैलेंस फोर्स होता तो पूरी दुनिया ऐसे रेस्ट होती, लाइक दैट, है ना। बट नहीं, हमारे पास अनबैलेंस फोर्स भी है भगवान की कृपा से, जिसकी वजह से बॉडी और अर्थ भी मूव होता है, बॉडी भी मूव होती है, हम भी मूव होते हैं, तुम भी मूव होते हो, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स कैन डू फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या करता है? मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्स की हेल्प से हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लो, ये बॉडी मान लो रेस्ट पे है, ये बॉडी रेस्ट पे है, तो मैंने क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया इधर की ओर, तो ये बॉडी क्या होगा, मूव होने लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मैंने 10 न्यूटन से बढ़ा के 20 न्यूटन कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड और तेजी से बढ़ जाएगी। डिक्रीज द स्पीड, अब मैंने इधर से भी कुछ फोर्स लगा दिया, इधर से मान लो इस बॉडी पे 10 न्यूटन लग रहा था, तो बॉडी 10 न्यूटन से इस तरफ जा रहा था। अब बॉडी को मान लो 20 न्यूटन लगाया और मैंने अपोजिट डायरेक्शन में इधर 15 न्यूटन लगा दिया फोर्स, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 5 न्यूटन आया। तो अब बॉडी की स्पीड स्लो, बॉडी अभी भी इधर ही मूव होगी बट 5 न्यूटन से मूव होगी। 20 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन, 5 न्यूटन, है ना, तो स्पीड स्लो हो गई इसकी। नाउ स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई बॉडी इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन लगा, 10 न्यूटन से आ रही है, तो मुझे रोकना है तो मैं इधर से भी 10 न्यूटन लगा दूंगा, तो बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ और बॉडी रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, लाइक दैट, है ना। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अगर फोर्स लग रहा है तो पक्का शेप और साइज कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा। ठीक है, चलो ये भी चीज क्लियर हो गया, अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा समझते हैं। जैसे ये मैंने 3 फिगर आपके एनसीईआरटी बुक से, ये 3 फिगर मैंने यूज किया है। इस फिगर का मतलब क्या है, थोड़ा सा यार इसको समझो। अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर कर रहे हैं, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग, इस चीज को समझ गए ना तो आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको फोर्स और फ्रिक्शन जैसे चैप्टर्स में। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे रखी होती है, कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे रखी रहती है। मान लीजिए ये सरफेस है, एक सरफेस है, इस पे कोई बॉडी रखी हुई है। तो अगर मान लो अगर ये जमीन और बॉक्स, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं हुआ, फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं हुआ तो ये बॉडी कंटिन्यूअस स्लिप करती रहेगी, है ना। कोई बॉडी किसी एक जगह पे रखा हुआ है ना, इसका मतलब जमीन और उस बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। क्लास 8th में आपने फ्रिक्शन फोर्स जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स बच्चा लोग? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी पे, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से दिखाते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। हमेशा जो फ्रिक्शन होता है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। चलिए ठीक है, तो आपने अब देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये किसी जमीन पे रखा है और इस जमीन और बॉक्स के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, तभी तो बॉक्स रखा है, वरना वो स्लिप नहीं करता रहता कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है, जमीन जो है वो बॉक्स पे 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, अब अगर आपको इस बॉक्स को मूव करना है तो इस 10 न्यूटन को ओवरकम करना होगा। मतलब आपको जो अगर जैसे ये मान लीजिए जमीन और बॉक्स के बीच में 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, तो आप चाहते हो ये बॉक्स हिले, तो आप 5 न्यूटन फोर्स लगाओगे ना, तो ये 10 न्यूटन है और आप 5 न्यूटन लगा रहे हो, तो ये बॉक्स मूव ही नहीं होगा। आप थोड़ा सा बढ़ा दो, 8 न्यूटन कर दो, और ये 10 न्यूटन अभी भी नहीं हिलेगा। 10 न्यूटन कर दो, 10 न्यूटन लगाओगे इधर से भी और 10 न्यूटन इधर अपोजिट में लगी रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तब भी बॉडी नहीं, क्योंकि बैलेंस है, तब भी बॉडी नहीं लगेगा। अब क्या करो, अब थोड़ा सा बढ़ाओ, अब 10 न्यूटन जैसे आप 11 न्यूटन करोगे इस डायरेक्शन में, अब ये 10 न्यूटन ओवरकम हो जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, 11 माइनस 10 1 न्यूटन फोर्स। अब धीरे धीरे बॉडी आपकी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी।
है ना। तो देखो क्या हुआ, शुरू में क्या हुआ, अकेला बंदे ने, शुरू में इस बंदे ने फोर्स लगाया, सिर्फ इस बंदे ने, बच्चे ने फोर्स लगाया। तो मान लो इधर फ्रिक्शन फोर्स इस बॉक्स और जमीन के बीच में 20 न्यूटन है। अब इस बच्चे के अंदर सिर्फ 10 न्यूटन का ही फोर्स है, तो क्या ये बॉक्स हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। उसकी मम्मी आ गई, उसकी मम्मी ने भी 10 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स और लगा, तो टोटल कितना इस डायरेक्शन में कितना हो गया? 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ये हो गया अनबैलेंस फोर्स, जिसकी वजह से फिर बॉडी फिर भी रेस्ट में ही होगा। अब उसकी मम्मी ने क्या किया, बच्चे ने तो 10 न्यूटन ही फोर्स लगा रहा है, उसकी मम्मी ने थोड़ा दम और लगा के इसको 25 न्यूटन कर दिया। अब देखो इस डायरेक्शन में अब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में अब 20 और 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स जो है अभी भी 20 न्यूटन ही लग रहा है। अब ये 20 न्यूटन को ये 35 न्यूटन आराम से ओवरकम कर देगा। इट मीन्स आपका जो बॉडी है 20 माइनस 35 दैट इज 15 न्यूटन से मूव करेगी, 15 न्यूटन से मूव करेगी इस डायरेक्शन में, है ना। तो यार ये मैंने थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ठीक है। हर बॉडी, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ये एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल है, ये बॉडी को मैंने रखा, तो देखो मैं थोड़ा टर्न इसकी स्लोप करूँ, तो बॉडी ये नहीं गिर रहा है, ये मोबाइल नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं मोबाइल गिर रहा है? क्योंकि हम इन दोनों बॉडी के बीच में ना हम देखो, मैं इसको इस तरफ टिल्ट कर रहा हूँ, इस तरफ टिल्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, मैंने खुद से फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, बट ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, बट फिर भी मोबाइल नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में, दोनों के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है, जो फोर्स इधर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, इसीलिए नहीं गिर रहा है। अब थोड़ा मैंने और नीचे किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा बढ़ा, बट फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाया। अब मैंने थोड़ा और नीचे किया, ओ इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, इसलिए बॉडी नीचे गिर गई, ठीक है। यही है फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स के बीच के बैलेंस। ओह शिट, वीडियो ही फंस गया था। अरे यार मैं क्या कह रहा था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। देखो क्या, जैसे जो मैंने आई थिंक जो चीज़ें मैंने बोला आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी करके बता दे रहा हूँ। वीडियो अटक गई थी मेरी, मैंने देखा, ठीक है। मैं इसको जैसे जैसे नीचे की तरफ टिल्ट कराऊंगा, मैं नीचे की तरफ टिल्ट कर रहा हूँ, तो मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ग्रेविटी ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी पे लगती है, ऊपर वाले पे भी लग रही है। ये इतना मैंने देखो कितना ज्यादा टिल्ट करे, अभी भी ऊपर वाला मोबाइल नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो और ग्रेविटेशनल लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए नहीं गिरा। अब मैंने थोड़ा सा और टिल्ट किया और अब गिर गया, यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लिया, सो ये मोबाइल गिर गया नीचे की तरफ, ठीक है। सेट, फिर से फंस गया। पूरा सिस्टम थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, आज काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना लिया, लगता है सिस्टम गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं यार, आई होप आप समझ गए होगी ये चीज़, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूँ अपने पूरे सेटअप को, अदरवाइज ज़्यादा गर्म हुआ तो पता चला फट गया और मैं भी फट जाऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद और ख्याल रखना अपना।